मुक्त भारत। हम सब जानते हैं कि अनीमिया क्या है। कि लेमैन को इतना पता ही है कि अनीमिया मीन्स जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को अनीमिक या अनीमिया बोला जाता है, उस व्यक्ति को अनीमिक बोला जाता है। तो अनीमिया मुक्त भारत आज क्या है स्टेटस अनीमिया का हमारी कंट्री में, कितने लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और टॉपिक है अनीमिया मुक्त भारत। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स। हमारे साथ हैं डॉक्टर आकाश मलिक, ही इज फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यू दिल्ली, और उनके साथ है मिस नीलम गुप्ता, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन NIOS। वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू। अनीमिया मुक्त भारत डेफिनेटली ये एक ऐसी चीज है जब हम देखते हैं कि मैल न्यूट्रिशन, स्पेशली अगर हम अनडेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, वहां पे मैल न्यूट्रिशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जिससे अनीमिया जैसी कंडीशन आ जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली अनीमिया होता क्या है, और हमारी कंट्री में अगर हम इंडिया की क्योंकि बात कर रहे हैं तो क्या प्रेजेंट स्टेटस है। तो शुक्रिया अर्पित जी। जैसे कि आपने बोला कि हाँ, हमारे देश में माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और माल न्यूट्रिशन का एक सबसे बड़ा जो कारण है वो अनीमिया है। अनीमिया जैसे कि आपने बोला कि खून की कमी होती है। हमारे खून में दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक रेड ब्लड सेल्स और एक वाइट ब्लड सेल्स। तो अनीमिया जो है वो रेड ब्लड सेल्स की कमी, या रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नाम का एक पदार्थ होता है, उसकी कमी अगर हो तो उससे अनीमिया होता है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है हमारे देश में। और अगर हम डेटा पे जाएं तो 5 साल से छोटे बच्चों में करीब 60% बच्चे जो हैं वो अनीमिया से ग्रसित हैं हमारे देश में। अगर हम बड़े बच्चों में जाएं तो किशोरी लड़कियां जो होती हैं करीब 55%, किशोरी लड़के जो हैं वो 30%। अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें, जो गर्भवती महिला हैं, तो 50%, मतलब अगर देखें तो 2 में से 1 महिला जो है वो एनीमिया से ग्रसित है। तो ये जैसे कि अगर आप डेटा पे ध्यान दें तो ये ज़्यादा बच्चों में और किशोरी लड़कियों में और प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा है। लड़कों में थोड़ी कम होती है, बट लड़कियों में और किशोरी लड़कियों में, बच्चों में और प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा होती है। जी सर, आपने बोला ये बिल्कुल सही है कि मोस्टली जो इसके अनीमिया से जो अफेक्टेड होती है वो फीमेल ही होता है जी। और हम अगर बेसिक में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले बात करनी होगी कि ना हीमोग्लोबिन, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के लिए बात कर रहे हैं तो रेड ब्लड सेल्स और ये तो थोड़ा हो जाता है। आप ना थोड़ा सा इसको जनरलाइज वे में आप बात करते हैं इसको कि किस तरीके से प्रॉब्लम होती है, क्या खाने में किन चीजों की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। एनीमिया क्या है, आपने बताया कि खून की कमी, खून की कमी आपने जैसे शुरू किया कि एनीमिक है तो वो खून की कमी है, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं सर। फिर उसके बाद हम डेटा पर अगर बात करेंगे तो कनेक्ट कर पाएंगे हम अपने कम्युनिटी के साथ। ठीक, तो अनीमिया जो है बेसिकली एज ए लेमैन कि उसकी आंखें कुछ है, उस तरह के सिम्टम्स आप बताएं। तो हमारे जो सुनने वाले हैं उनके लिए अगर हम बात करें तो अनीमिया खून की कमी है जिसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स जैसे सबसे बड़ा जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है अनीमिया का वो होता है थकान होना। ठीक है, जब आप काम करते हैं तो आप अगर आप एनीमिक पर्सन की बात करें, जो एनीमिक है वो एक नॉर्मल बंदे से बहुत जल्दी थक जाता है, उसकी सांस जल्दी फूलती है, वो देखने में आपको एकदम जिसे हम कहते हैं कि पेल हो जाता है या सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, उसके अगर आप नाखून देखें तो सफ़ेद दिखते हैं, उसके होंठ सफ़ेद दिखते हैं, उसकी जीभ सफ़ेद दिखती हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये एक अगर आप किसी इंसान में देखें जो कि यंग है, ठीक है, उसमें थकान होने का कोई और कारण नहीं है, तो सबसे कॉमन कारण अगर हम देखें तो अनीमिया है। जी बिल्कुल। और सर, किन किन ऐसे जो फूड आइटम्स हैं या जिनकी कमी से, जिनको ना कंज्यूम करने से इंसान इस कंडीशन तक पहुंचता है, या फिर कोई और वजह होती है। एनीमिया की बहुत सारी वजहें होती हैं। जैसे मैंने बोला कि एनीमिया जो है, एक तो खून की कमी होती है। खून की कमी या तो आपकी जो लाल कोशिकाएं हैं वो कम हो, खून कम बन रहा हो, या फिर हीमोग्लोबिन जो मैंने बोला जो आयरन से बनता है हमारे शरीर में और हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ होता है, अगर वो ना बने तो बहुत सारे कारण हैं। सबसे कॉमन कारण जो होता है, और क्योंकि हम ये देखते हैं कि फीमेल्स में भी ज़्यादा होता है ये, जब किशोरी लड़कियों में माहवारी शुरू होती है तो वो अगर अपने डाइट का ध्यान ना रखती हैं
तो उसकी वजह से प्रेग्नेंट वीमेन में भी, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी अवस्था है जिसमें आपके अंदर एक और जीव पल रहा है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है खाने की या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वो ज़्यादा होती है। और अगर आप उस टाइम खाने का ध्यान ना रखें तो इसलिए हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें एनीमिया ज़्यादा होता है। बच्चों में भी, क्योंकि तब उस टाइम पे आयरन शरीर में नहीं बन रहा होता, या उस टाइम पे 5 साल से छोटी उम्र में अभी आयरन जो है या ब्लड की थोड़ी कमी होती है, एज के साथ वो प्रोडक्शन बढ़ता है। तो अगर उस टाइम पे खाने का ध्यान ना दिया जाए बच्चों में तो उससे भी एनीमिया हो सकता है। तो एनीमिया के बहुत सारे कारण होते हैं। मेल्स में एनीमिया के कारण थोड़े अलग होते हैं। मेनली वो डाइट की वजह से नहीं, बट वो खून के लॉस से ज़्यादा होते हैं। तो अगर उनको अल्सर हो पेट में, या उनको किसी वजह से लैट्रिन में खून निकलता हो, तो ये सब चीज़ें अगर हैं, या फिर उनको कुछ तरीके के कैंसर्स होते हैं जिनमें खून बनना बंद हो जाता है या हीमोग्लोबिन बंद हो जाता है, तो ऐसे अगर चीज़ें हैं उनमें भी एनीमिया हो सकता है। लेकिन सबसे कॉमन बात अगर हम करें तो आयरन की कमी खाने में, और प्रेगनेंसी में, और छोटे बच्चों में एनीमिया ज़्यादा होता है। तो एनीमिया हीमोग्लोबिन का भी एक स्टैंडर्ड होता है कि मेल में इतना होना चाहिए, फीमेल में इतना होना चाहिए बच्चों के लिए। तो उससे अबव है तो ठीक है, अगर उससे बिलो जा रहा है तो वैसे ही वो एनीमिक, जब ब्लड टेस्ट कराते हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं, तो उसमें वो पता लग जाता है। तो सर वो स्टैंडर्ड आप बता दें। जी, वैसे तो हर एक देश के अलग अलग स्टैंडर्ड हैं। नहीं सर, हम क्योंकि इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हमारे देश में अगर हम देखें तो जो हमारा नेशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम है भारत सरकार का, उसके हिसाब से अगर आप मेल्स में 13.9 ग्राम % हीमोग्लोबिन से कम है तो वो एनीमिया करार दिया जाता है अगर ब्लड टेस्ट में। फीमेल्स में अगर 12.5 से नीचे आए ग्राम % तो उसमें एनीमिया माना जाता है। उसमें भी फिर हम आगे क्लासिफाई करते हैं कि माइल्ड है, मॉडरेट है, या सीवियर एनीमिया है। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन 10 से 12 या 10 से 13 के बीच में है तो उसको हम माइल्ड कहते हैं। 7 से 10 के बीच में है तो हम उसको मॉडरेट कहते हैं, और 7 से अगर नीचे है तो उसको हम सीवियर एनीमिया कहते हैं। तो ये हमारे 3 जो क्लासिफिकेशंस होते हैं एनीमिया के हमारे नेशनल प्रोग्राम के हिसाब से। तो इसके हर 3 लेवल के अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं। अगर हम माइल्ड की बात करें तो माइल्ड में हम, और मॉडरेट की बात करें तो खाना तो सुधारना ही है, इसके साथ साथ हमारे देश में हम विभिन्न प्रोग्राम्स के थ्रू आयरन टैबलेट्स देते हैं जो अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग मात्रा में दी जाती हैं। सीवियर एनीमिया जो होता है वो, उसके लिए 2 तरीके के ट्रीटमेंट आते हैं। या तो हम आयरन जो है वो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, और दूसरा या तो अगर बहुत सीवियर केस है या प्रेगनेंसी में हम उनको हमें खून भी चढ़ाना पड़ सकता है। जी, और कह सकते हैं कि फिर जो ये अनीमिया है एक तरीके का डेफिशिएंसी डिजीज है, क्योंकि आयरन की कमी से हो रहा है। और अक्सर हमने देखा है कि जब लोग ब्लड भी डोनेट करने चाहते हैं तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है, और अगर वो इन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। जी सर, क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो क्या ऐसा भी है कि अर्बन एरियाज में प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है, ये रूरल में ज़्यादा पाई जाती है? कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटा है जिसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में 2 में से 1 महिला जो है वो एनीमिया से ग्रसित है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो अर्बन में भी है और रूरल में है। रूरल में थोड़ा ज़्यादा इसलिए रहता है क्योंकि वैसे अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा सा डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करता अर्बन रूरल में। क्योंकि अगर हम देखें खाने के पदार्थ अगर हम देखें तो जो कि आयरन में रिच होते हैं वो होते हैं हरे पत्तेदार सब्जियाँ, ठीक है, आपके जो जैसे गाजर हो गई, आपके साग हो गया, मूली के पत्ते हो गए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो आयरन में ज्यादा होती हैं। अगर आप देखें तो आजकल के टाइम में बच्चे हमारे जो बर्गर और चाउमीन खाते हैं, जंक फूड, वो सारे अर्बन एरियाज में खाते हैं जो हम जंक फूड की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चे हुए हैं क्योंकि वो अच्छे उसमें हैं, लेकिन अगर वो जो खाने ये सब खाने के ऊपर है। अगर आपके खाना अच्छा नहीं है, चाहे आप अर्बन में हो या रूरल में हो, शायद रूरल वाले हमारे जो लोग हैं या बच्चे हैं वो ज्यादा साग सब्जियां खाते होंगे। जी बिल्कुल, ठीक है। तो उधर कंटामिनेटेड मिलता है, वो फ्रेश उसमें मिल रहा है। एग्जैक्टली। हम लोग जैसे आपने सर मूली की बात की, तो मोस्टली मैंने देखा है कि लोग मूली खरीदते हैं, देन पत्ते को उसको बाहर फेंक देते हैं और वो खाली उसका व्हाइट पोर्शन लेके घर आते हैं, उसी से वो करते हैं।
तो पहले अगर देखते तो पहले हम लोग उन पत्तों का भी इस्तेमाल कर रहे होते थे। तो इसलिए हम जब भी बात करते हैं किसी को तो हम ये सबसे पहले बताते हैं कि मूली का पत्ता जो होता है वो आयरन से बहुत भरपूर होता है। मेथी हो गई, साग हो गए, तो आप इनको फेंके ना, इनके आप पत्तों को रोटी में गूंद के आप उनको यूज कर सकते हैं, या इनका भी साग बना सकते हैं, या इनको भी आप सब्जियों में यूज कर सकते हैं। जी, बाकी एप्पल्स हैं, बटर है या मैंगोज है, इनमें भी आयरन कंटेंट जी बिल्कुल इनमें भी होता है, बट क्योंकि ये थोड़े महंगे होते हैं, ठीक है, और सीजनल फ्रूट्स हैं जी, तो इसलिए इनका जो मिलना होता है वो बहुत कठिन होता है, स्पेशली हमारा जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है कई दफा इनको अफोर्ड नहीं कर सकता है जी। तो इसलिए जो कॉमन फूड्स हैं जैसे गुड़ और चना हो गया, ठीक है, जो हम प्रेग्नेंट वुमेन में भी सालों से हम कितने पुराने टाइम से हम अपने महिलाओं को बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में गुड़ चना खाना चाहिए। तो ये सब जो चीजें हैं जो आसानी से अवेलेबल है, बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है, और इनमें बहुत अच्छा आयरन का मात्रा होती है। जी सर, ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से सारा समझाया कि किन किन चीज़ों की कमी से एनीमिया हो सकता है और किस तरीके से अपनी डाइट को ठीक रखकर हम इस डेफिशिएंसी डिजीज से बच सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आज भारत की, तो आपने बताया कि हर 2 में से 1 महिला को एनीमिया है, तो किस तरीके के एफर्ट्स किए जाते हैं या प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा कि इस कमी को पूरा किया जा सके? क्या स्कूल में कोई मिड डे मील जैसी स्कीम है, क्या उनमें कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं बच्चों को, या फिर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ कुछ स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं? जी बिल्कुल है, और हमारी भारत सरकार जो है वो काफी टाइम से एनीमिया के ऊपर फोकस करे हुए है। अभी रिसेंटली जो प्रोग्राम और हमारा टॉपिक भी है आज का वो है एनीमिया मुक्त भारत, तो जो कि एक पोषण अभियान है हमारे प्रधानमंत्री जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसके अंडर एक एनीमिया मुक्त भारत की शुरू की गई है। इसमें हमारे 5-6 जो है इंटरवेंशंस हैं जो बेसिकली इस प्रोग्राम के अंडर हैं। इसमें सबसे पहला तो है कि कैसे हम उनको डायग्नोस कर सकें जल्दी से जल्दी, ताकि और उनको ट्रीटमेंट में ला सकें। तो इसके लिए हर जो सरकारी संस्था है या सरकारी हेल्थ फैसिलिटी है, चाहे वो सब सेंटर हो या प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, वहाँ पर एनीमिया की स्क्रीनिंग की जाती है, जहाँ पर उसकी जांच मुफ्त बिल्कुल बिना किसी पैसे लिए होती है। और अगर आपको एनीमिया मिलता है आपका टेस्ट के बाद, तो उसके हिसाब से वहाँ पर आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। इसके बाद जो प्रेग्नेंट वीमेन है, प्रेग्नेंट वीमेन में क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि उनमें एनीमिया होता ही है, तो इसलिए भारत सरकार जो भी प्रेग्नेंट वुमेन आती है गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी में, उनको सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी चौथे महीने से आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं 100 दिन के लिए, वो भी बिल्कुल मुफ्त है। और वो अगर महिलाएं लें तो उनको एनीमिया नहीं होगा, और उनका जो शिशु जो उनके अंदर पल रहा है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो एक हेल्दी बच्चा पैदा होगा। इसके अलावा जो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं और विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कमिटीज हैं, वो विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन डे बनाती हैं, जिनमें जितने भी बच्चे होते हैं 15 साल से नीचे, उनमें एनीमिया की स्क्रीनिंग का उसमें प्रावधान है। अगर उन बच्चों को भी एनीमिया मिलता है तो हर एक एज ग्रुप के हिसाब से उनको उस डोज में आयरन दिया जाता है और फोलिक एसिड दिया जाता है, ताकि उनमें ये कमी पूरी की जा सके। तो इसकी डोज अलग अलग है, जैसे कि 5 साल से छोटे में हम 20 ग्राम देते हैं सिरप, 20 मिलीग्राम देते हैं सिरप, उससे बड़े बच्चों में हम 50 मिलीग्राम का टैबलेट देते हैं, और अडल्ट्स में हम 60 मिलीग्राम देते हैं, और प्रेग्नेंट वुमेन में 60 मिलीग्राम देते हैं। 5 साल से कम उसको क्या ओरल वाला देते हैं? हाँ जी, सिरप जैसे मैंने बोला 20 मिलीग्राम का सिरप देते हैं 1 ml। टैबलेट नहीं जी, बिल्कुल सिरप अवेलेबल है, और हर सरकारी संस्थान में ये मुफ्त में अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और इसके अलावा एक एनीमिया का बहुत बड़ा कारण बच्चों में होता है कृमि, जो कहते हैं हम वर्म इन्फेक्शन होता है, वर्म्स होते हैं बच्चों में, बहुत कॉमन होते हैं। इसके लिए फरवरी और अगस्त में 10 फरवरी और 10 अगस्त को भारत में डी वर्मिंग डे मनाया जाता है, जिसमें हम एल्बेंडाजोल टैबलेट्स देते हैं, ठीक है, अडल्ट्स में भी और बच्चों में भी। तो ये वर्म इन्फेक्शन भी बहुत बड़ा कारण है एनीमिया का, और डी वर्मिंग में हम एल्बेंडाजोल के टैबलेट्स बांटते हैं भारत सरकार की तरफ से, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और ये मेरा सब माता पिताओं से एक अनुरोध है कि इस टाइम पे आपके घर पे अगर ANM बहन जी या आंगनवाड़ी बहन जी या आशा बहन जी आए और आपको एल्बेंडाजोल आपको और आपके बच्चों को दे, तो कृपया उसको लें, मना ना करें, क्योंकि वो बहुत बड़ा कारण है हमारे स्पेशली रूरल एरियाज में एनीमिया का। जी, पर ये वर्म्स का तो अक्सर हमें पता चलेगा ही नहीं तब तक जब तक हम वो देख नहीं पाएंगे उनको। तो इसलिए जो है क्योंकि ये होता ही है, वर्म इन्फेक्शन यूजुअली हर बच्चों में होता है, तो इसलिए भारत सरकार ये सब बच्चों को ये दवाई देती है, क्योंकि इस दवाई का कोई नुकसान नहीं है। तो ये सब बच्चों को दवाई देती है ताकि
क्योंकि पेरेंट्स के लिए डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होता है कि वर्म्स है कि नहीं। तो इसलिए ये सब बच्चों को दिया जाता है 6 मंथली 2 टाइम साल में। बोला कि सब बच्चों को दिया, तो क्या स्कूल्स के माध्यम से ये इस तरह का इनिशिएटिव? ये स्कूल, सरकारी स्कूल में भी ही इसको दिया जाता है, सरकारी स्कूल के माध्यम से भी, वहां पर भी इसमें सब सरकारी स्कूल में भी इन्वॉल्व होते हैं और सब बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं। दिल्ली सरकार ने शुरू किया था एमसीडी के स्कूल्स में जी आयरन के टैबलेट्स देते थे उनको बच्चों को, और उसी तरह से डीवॉर्म का भी उस तरह से करते हैं। जी बिल्कुल वैसे ही होता है, वैसे ही होता है जी। ये आपने जो सरकारी स्कूल के माध्यम से तो बहुत थोड़ा सा इजी हो जाता है इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, वहाँ पर बच्चे आ रहे हैं। लेकिन जो बच्चे पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते हैं या जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनमें कितनी अवेयरनेस है? क्या ऐसे कुछ वर्कशॉप्स, कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिनमें आम लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम की बात जी बिल्कुल। एक जो अनीमिया मुक्त भारत का एक सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है वो यही है कि कैसे हम बच्चों में और उनके पेरेंट्स में अनीमिया के बारे में एडवोकेसी करें, कम्युनिकेशन करें और उनकी बिहेवियर चेंज करें, ताकि अर्बन एरियाज में भी वो अच्छा खाना खाएं और रूरल एरियाज में भी वो अच्छा खाना खाएं, डीवर्मिंग में का ध्यान दें। जल्द अगर उनको लग रहा है पेरेंट्स को या और किसी को अपने घर में की सिम्टम्स हैं अनीमिया के, तो वो जल्दी से जल्दी अपनी ANM बहन जी, आंगनबाड़ी बहन जी या पास के अस्पताल में उनको लेके जाएं और उसका इलाज कराएं, उसको इग्नोर ना करें। तो इसके लिए बहुत सारे कैंपेन और बहुत सारी मीडिया एडवोकेसी वगैरह चलती है, वर्कशॉप्स वगैरह होते हैं और सब लोग इनको सुने और इसमें जो हिदायतें दी जाती हैं उनको फॉलो करें और अपने पास की जो आंगनबाड़ी बहन जी हैं, ANM बहन जी, उनसे जाके बात करें तो उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन उनको मिल सकती है। UNDP और WHO का इसमें मेजर रोल है, क्योंकि ये एनीमिया का प्रॉब्लम तो अराउंड द वर्ल्ड में ही है। जी जी जी। तो UNDP इस फील्ड में कैसे हेल्प करता है हमारे? देखिए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं UNDP और WHO, वो हमेशा भारत सरकार को सपोर्ट करते हैं जो भी प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट करने में। एनीमिया मुक्त भारत में जैसे यूनिसेफ बहुत बड़ा सपोर्ट प्ले कर रहा है, एक लीड रोल प्ले कर रहा है इसको भारत सरकार को सपोर्ट करने में, इसको रोल आउट करने में। तो हम लोग नेशनल लेवल पे भी काम करते हैं, स्टेट लेवल पे भी करते हैं और फील्ड पे भी हम लोगों को ट्रेन करते हैं और एडवोकेसी कम्युनिकेशन बनाते हैं, मटेरियल बनाते हैं जिससे हम लोगों को अवेयर कर सकें और नीचे हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं ताकि जो हमारे वर्कर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, वो इसके बारे में ज़्यादा जागरूक हों और अपने कम्युनिटी में भी वो मैसेज पास कर सकें। जी, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लर्नर्स एंड लिसनर्स, हम बात कर रहे हैं अनीमिया मुक्त भारत पर। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप हमें कॉल करें या फिर ईमेल के माध्यम से अपने क्वेश्चंस हमें जरूर भेजें। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप जुड़े रहिए मुक्त विद्यावाणी व रेडियो वाहिनी के साथ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग खोल रहा है तमाम ग्रामीण, पिछड़े, असहाय एवं बेरोजगार युवाओं के लिए संभावनाओं के असीम द्वार। यहाँ 6 महीने से लेकर 2 साल तक के 80 से ज्यादा कोर्सेज हैं। कृषि, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य, पैरामेडिकल, कंप्यूटर के साथ साथ अन्य व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक पाठ्यक्रम। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nios.ac.in या संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1800-180-9393 पर। वेलकम बैक लर्नर्स एंड लिसनर्स, आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की मुक्त विद्यावाणी व रेडियो वाहिनी FM 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। आज हमारे इस पहले लाइव प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अनीमिया मुक्त भारत पर। जी, हमारा एक टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही कॉमन है, लोग जानते हैं। हमने अपने आसपास भी देखा है कि अक्सर बच्चों में खून की कमी होती है। कई बार हम किसी के हाथ देखकर कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में तो खून ही नहीं है, तुम्हारे हाथ बिल्कुल सफेद पड़ रहे हैं, आंखें देखकर कहते हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं जो सब इसके बारे में जानते हैं, सब इससे जूझते हैं, लेकिन फिर भी कितनी अवेयरनेस है, लोग इसको किस तरीके से टैकल करते हैं, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज हमें कॉल कीजिए। हमारा फोन नंबर है 0120-462-6949 और अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी है nioscr@nios.ac.in। तो हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले मैम ने भी आपसे पूछा था कि अक्सर हमने देखा है कि हम कई तरह के डेज सेलिब्रेट करते हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किए हुए हैं, कुछ लाइक WHO की तरफ से भी होता है। तो ये इन सब के सेलिब्रेशंस जो हम करते हैं या फिर आप UNDP से जुड़े हुए हैं, तो ये इनके कई सारी कंट्रीज में डिफरेंट ऑफिसेज हैं। तो उन कंट्रीज में जब ये जाते हैं और उन हर कंट्री की स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको देखते हैं, तो वहाँ इनका रोल क्या रहता है इन ऑर्गेनाइजेशंस का?
देखिए, जो यूएन ऑर्गेनाइजेशंस हैं बेसिकली, जैसे WHO, यूनिसेफ और UNDP, इनका मेन रोल रहता है कि जो वहाँ की सरकारें हैं, देश की सरकारें हैं, उनको टेक्निकल सपोर्ट दें, ताकि जो और उनको आइडेंटिफाई करके दें कि यहाँ पर आपके देश में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज़्यादा है और इस पे फोकस होना चाहिए। तो प्रायोरिटाइजेशन ऑफ जो इशूज़ हैं, सबसे पहला रोल इनका ये होता है, और उस इशू को टैकल करने के लिए क्या क्या इंटरवेंशंस और क्या क्या सोल्यूशंस हैं और उन सोल्यूशन को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए फील्ड पे। तो ये सब सपोर्ट जो है यूएन एजेंसीज अलग अलग देशों को अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए देती है। तो ये एक तरीके का बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है डिफरेंट गवर्नमेंट्स के लिए। अब हम बात करते हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट की, तो जो हमारे यहाँ का जो मेडिकल और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, डेफिनेटली वो कोलैबोरेशन में वर्क करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो अनीमिया से रिलेटेड कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो डिजाइन किए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, जिनसे लोगों को हेल्प मिलती है? तो एनीमिया को रोकने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स भारत में चलते हैं और काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। अभी जैसे मैंने पहले बताया कि अभी ये सारे प्रोग्राम्स को एक एनीमिया मुक्त भारत इनिशिएटिव के अंदर सबको इकट्ठे लाया गया है। तो इसमें करीब 6 पिलर्स हैं। तो अगर हम इनकी एक एक करके बात करें तो सबसे पहला बिल्कुल कि भारत सरकार जो कर रही है इतना काम, तो उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स हैं और क्या क्या करना है। जी। तो जैसे कि मैंने बताया कि आयरन की कमी जो है सबसे सबसे बड़ा कारण है एनीमिया का, और दूसरा है फॉलिक एसिड, जिसको हम विटामिन B12 भी कहते हैं। B12 जो होता है, अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारे वेजिटेरियन फूड होता है या प्लांट प्रोडक्ट्स में नहीं होता, बहुत कम होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है। इट इज़ एन एनिमल प्रोडक्ट। तो ये जैसे लिवर में या फिर मछलियों में, इन सब में होता है, लेकिन हमें पता है कि हमारे देश में वेजिटेरियन इज द मेन डाइट। तो इसलिए ये भी कारण है एनीमिया का हमारे देश में बहुत ज्यादा। जब वेजिटेरियन डाइट है तो उसमें भी कुछ तो इंग्रेडिएंट ऐसा हुआ कि जी मैं बताऊं उसके बारे में। तो इसलिए जो है जो सबसे पहला इंटरवेंशन है भारत सरकार का एनीमिया मुक्त भारत के अंदर, वो ये है कि हम अलग अलग एज ग्रुप में आयरन और फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन दे सब बच्चों को। हम इसका वेट ना करें कि वो एनीमिया है, उनको पहले डायग्नोस हो, उसके बाद फिर वो डॉक्टर के पास जाएं और फिर उनको, तो सबको ये दिया जाए। तो इसमें जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनको हम हफ्तों में 2 बारी 1 ml आयरन और फोलिक एसिड का सिरप, जिसमें 20 मिलीग्राम आयरन और 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड होता है, ठीक है, ये दिया जाता है। ये सिरप होता है क्योंकि बच्चे को गोली नहीं खा सकते हैं, वो टैबलेट नहीं खा सकते हैं। 5 से 9 साल के बच्चों में हर हफ्ते में 1 आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट, जिसमें 45 मिलीग्राम आयरन होता है और 40 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड होता है, ये दिया जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चे जो होते हैं 10 से 19 साल के बच्चों में, इनमें हम लोग उनको 60 मिलीग्राम की एक आयरन टैबलेट और 50 माइक्रोग्राम की फोलिक एसिड टैबलेट देते हैं हफ्ते में 1 बारी। जो हमारी महिलाएं हैं जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, यानी 20 से 50 साल की उम्र तक, उनको भी हम सेम 60 मिलीग्राम और 500 माइक्रोग्राम की फॉलिक एसिड और आयरन की टैबलेट हफ्ते में 1 बारी देते हैं इस प्रोग्राम के अंडर। और जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं या जिनके बच्चे 6 महीने से छोटे होते हैं, जो बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, उनको हम भी 60 मिलीग्राम आयरन और 50 मिलीग्राम फॉलिक एसिड, जैसे मैंने पहले भी बताया था, चौथे महीने ऑफ प्रेगनेंसी से फॉर एटलीस्ट 180 डेज हम इनको देते हैं, ताकि इन बच्चों, इससे क्या होगा कि बच्चे और जो हीमोग्लोबिन है वो बेटर होगा और वो इम्प्रूव होगा। तो उनको वेट करने की जरूरत नहीं है कि वो पहले डायग्नोस हो। हमें पता है कि हर 2 में से 1 महिला या उससे ज्यादा भी जो है एनीमिक है। तो इसलिए भारत सरकार ने बोला है कि हम सबको ही देंगे, क्योंकि जो अच्छे हैं वो तो अच्छे रहेंगे, जिनमें कमी है उनमें वो कमी पूरी हो जाएगी। जी। दूसरा जो इंटरवेंशन है, जो मैंने पहले बताया था आपको कि कृमि या जो वर्म इन्फेस्टेशन है बच्चों में सबसे बहुत कम होता है। तो इसमें जो भारत सरकार का नेशनल डीवर्मिंग डे प्रोग्राम बनाया जाता है, जो कि 10 फरवरी और 10 अगस्त को हर साल बनाया जाता है। तो 6 महीने के अंतराल पे हम जो 1 साल से 5 साल के बच्चे हैं उनमें 400 मिलीग्राम एल्बेंडाजोल टैबलेट देते हैं, और इसमें 2 साल तक के बच्चों को आधी टैबलेट और 2 साल से 5 साल के बच्चों को 1 पूरी टैबलेट देते हैं। 5 से 9 साल के बच्चों में हम वही 400 मिलीग्राम एल्बेंडाजोल टैबलेट देते हैं। और उसके बाद मदर्स में भी और प्रेग्नेंट विमेन में और
जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं 10 से 19 साल वाले बच्चे, लड़के और लड़कियों को भी हम ये टैबलेट साल में 2 दफ़ा देते हैं। तो इससे भी जो है वर्म जो है इन्फेस्टेशन जो सबसे बड़ा कारण है एक एनीमिया का, तो उससे कंट्रोल होगा और एनीमिया की इसमें एनीमिया से ये तो आपने बात की कि जो एल्बर्ट आप टैबलेट दे रहे हैं डीवॉर्मिंग के लिए, उसमें सर ये जरूरी नहीं है कि उसमें अगर है वो तो कोई भी ले सकता है, क्योंकि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो उसको हर कोई ले सकता है। हर कोई ले सकता है और वो 6 जो भी आप अंतराल उसके हिसाब से ले सकते हैं। जी जी, मतलब तो वैसे तो ये हर कोई ले सकता है। ठीक है, 6 महीने के अंतराल पे जो 400 मिलीग्राम है और क्योंकि हमें नहीं पता होता ना कि हम भी शायद बिल्कुल, और यही कारण है कि जो सरकार है ये सब बच्चों को और सब जो एज ग्रुप्स हैं सबको ये साल में 2 दफ़ा देती है। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। किसी को नहीं है कि ये फ्री में भी मिलता है और हमें ये करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये जो है इसके लिए बहुत सारी आईसी एक्टिविटीज होती हैं। जब ये जैसे 2 मैंने डेट्स बताए आपको, 10 फरवरी और 10 अगस्त, जब इसके आसपास बहुत ज़्यादा रेडियो पे भी और टीवी में भी, न्यूज़पेपर में भी आप देखेंगे बहुत सारे एड्स होते हैं। तो जो लोग हैं अगर उसके इस माध्यम से भी हम उनको डेट्स बता रहे हैं और ये हर साल होता है विदाउट फेल, तो और अगर उनको पता लगे आसपास या अपने टीवी में रेडियो में कहीं पर सुने, तो वो ये देखिए सरकार हर एक इंसान तक नहीं पहुंच सकती। जो मैसेज पास होता है वो लोगों के माध्यम से ही होता है। तो अगर मुझे पता लगता है तो मेरी भी ड्यूटी है कि मैं अपने घर पे भी सबको इसके बारे में बताऊं, और मेरे घर पे जो काम करते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते दवाइयाँ, ठीक है, मेरे ड्राइवर हैं, मेरे नौकर हैं, मेरे काम करने वाले हैं, मेरे घर में कुक हैं, मैं उनको भी बताऊं, ठीक है, ताकि वो अपने घर पे बताएं। तो ऐसे ही चेन बनती है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उनको भी ठीक रहना जरूरी है। बिल्कुल, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है, तो वो माउथ टू माउथ ही स्प्रेड होता है। तो ये एक आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि वर्म्स हमारे अंदर है या नहीं ये डायग्नोस करना मुश्किल है, इसलिए साल में 2 बार 6-6 महीने के गैप के अंदर आप ये टैबलेट ले सकते हैं। हर किसी को लेनी चाहिए, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। तो अनीमिया का एक रीजन तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा ऐसे। जी, इसके बाद जब हम ये तो हमारा हो गया कि हम बिना डायग्नोस करे या बिना करे हम इनको प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, यानी कि एक प्रोटेक्शन देते हैं ताकि उनको एनीमिया ना हो। बट अगर फिर भी बच्चों को या किसी बड़ों को एनीमिया डायग्नोस होता है तो वो कहाँ जाके अपना टेस्ट करा सकते हैं अगर उनको फिर भी शक होता है। तो वो जाके हमारे बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं। सबसे पहले तो विलेज हेल्थ और न्यूट्रिशन डे सेलिब्रेट किया जाता है हफ्ते में, हर विलेज में हफ्ते में एक बारी। तो उसकी जानकारी आप लोकल एएनएम से, अपने एएनएम से या आशा बहन जी से आप ले सकते हैं। तो आप इन दिनों पे एनीमिया डायग्नोसिस भी किया जाता है। हफ्ते में एक दिन विलेज हेल्थ और न्यूट्रिशन डे बनाया जाता है हर गाँव में। जी। और इसके बाद जो हमारी जब प्रेग्नेंट वुमेन है, जब वो जाती हैं एएनएम के पास, बहन जी के पास बताने कि हम प्रेग्नेंट हैं, तो उस टाइम पे भी उनकी कुछ जांचें होती हैं जिनमें एनीमिया की जांच सबसे पहले होती है। तो अगर उस टाइम पे या फिर विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे के थ्रू, दूसरा हमारा एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसमें जो है बच्चों को कुछ डिजीज के लिए डायग्नोस किया जाता है। तो वो मैकेनिज्म भी है जिसमें एनीमिया के लिए उनको हम स्क्रीन करते हैं। दूसरा है प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना, जिसमें हर महीने में एक दफा आप प्रेग्नेंट वुमेन को अपने एरिया में जो है अपने हेल्थ फैसिलिटी में ला के मेडिकल ऑफिसर उनकी कुछ जांचें करता है। तो उसमें भी एनीमिया के लिए उनका डायग्नोसिस होता है और टेस्ट होता है। जी। तो बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू भारत सरकार कोशिश कर रही है कि जब भी कोई हेल्थ फैसिलिटी के कॉन्टैक्ट में आए तो एक एनीमिया के लिए तो वो जरूर स्क्रीन हो या उसका डायग्नोसिस हो और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चले। तो अगर जो भी लेवल का, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 उसमें क्लासिफिकेशन होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, जिस कैटेगरी में भी वो आता है, जो भी डायग्नोस होता है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट या तो उसी लेवल पे हो जाता है या उसको हायर फैसिलिटी पे रेफर कर दिया जाता है। तो इसके लिए वो हमेशा किसी भी सरकारी, और ये सब जो सुविधाएं ये मुफ्त है, बिल्कुल मुफ्त। तो कोई भी कभी भी बोला किसी को कि ये कर लो तो उनको लगता है इसमें बहुत पैसा खर्चा ना हो जाए, तो इसलिए वो भी फिर अवॉइड करते हैं कि नहीं हमारे को ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज, हमारी कंट्री में अक्सर लोग रूटीन हेल्थ चेकअप्स के लिए नहीं जाते हैं, जो 6 मंथली एनुअल चेकअप्स होने चाहिए। तो अनीमिया भी एक ऐसी चीज है जिसे चेक करना बहुत जरूरी है। शायद शुरुआत में आपको पता ना लगे, लेकिन जैसे आपने कुछ बहुत कॉमन सिम्टम्स बताए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं लोग सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते भी हांफने लग जाएंगे और थकान हो जाती है थोड़ा सा काम करके, मतलब बिल्कुल एनर्जी बॉडी में नहीं है। तो अनीमिया इसका एक कारण हो सकता है, इसलिए रूटीन चेकअप के लिए जाएं तो अनीमिया की जांच भी आप अवश्य करवाएं। बिल्कुल। और जो लोग रूटीन जांच प्राइवेट में नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, यानी उनके पास इंश्योरेंस नहीं है, वो सरकारी अस्पताल में
कभी भी जाके अपने जांच करा सकते हैं, ये बिल्कुल मुफ्त है। इसके लिए आप अपने सबसे पास में जो भी हेल्थ फैसिलिटी है, सब सेंटर है या PHC है या CHC है, तो आप वहाँ जाके इसकी और जानकारी ले सकते हैं। सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी इस तरह का जी बिल्कुल प्रोविजन होता है, बिल्कुल वो तो होता है। लेकिन क्या सर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जी, क्या वो भी इस तरह की सुविधाएं देते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है अभी वैसे तो फ्री में नहीं करते हैं, हाँ, बट हाँ अभी कुछ जो कंसेशन या कुछ जी अभी जो आरोग्य जो भारत सरकार की जो इंश्योरेंस स्कीम है उसके अंडर कुछ टेस्ट कवर्ड हैं, जिसमें एनीमिया भी एक टेस्ट है जो कवर्ड है। तो जो लोग इसके अंदर आते हैं इस इंश्योरेंस स्कीम के अंदर, वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं प्राइवेट अस्पताल्स में जो एक्रेडिटेड है या जो लिस्टेड है उसके अंदर। क्योंकि सर होता ही है ना कि हमारे यहाँ से सरकारी हॉस्पिटल अगर दूर है तो हम नियरेस्ट में जो है उसी में जाने का करते हैं, और फिर उनके जो टेस्ट और ये सब आते हैं तो फिर हमारा शायद वो लोग जो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो फिर वो सोचते हैं अरे क्या कराना, छोड़ो। नहीं, इसमें जो आपके आसपास जो आंगनवाड़ी है या आप ANM है जो कि हर 5,000 पे एक है, या आशा है जो हर 1,000 पॉपुलेशन पे एक है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, वो पता होना आपको जरूरी है कि उस एरिया में कौन है, तो आप उनसे बात करें तो वो आपको बता सकते हैं कि आपको जरूरी। देखिए एनीमिया के टेस्ट आजकल जो सरकार में अवेलेबल है उसके लिए आपको फैसिलिटी में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला विलेज हेल्थ और न्यूट्रिशन डे, वो एक आंगनवाड़ी में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, तो उनके पास स्ट्रिप्स होती हैं, वो स्ट्रिप्स में एक ड्रॉप ब्लड लेके वो आपको बता देंगे आपका हीमोग्लोबिन कितना है। तो ये सब टेस्ट भी अवेलेबल है सरकारी में, इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि फैसिलिटी में जाए। तो इसलिए आपका जरूरी है कि आप अपने आशा और ANM से आप बात करें जो आपके एरिया के हैं, उनसे टच में रहें और वो आपको इन्फॉर्मेशन दें। तो उनसे इन्फॉर्मेशन लेना भी जरूरी है आपको, तभी वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और आई थिंक सबसे ज्यादा कॉमन ये भी रहता है कि अगर आप जब भी ब्लड डोनेशन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपका हीमोग्लोबिन ही चेक किया जाता है, तो वहां भी आपको पता लग सकता है। बाद में शायद शुरू हुआ है, क्योंकि पहले तो लोग ऐसे दे देते थे, लेकिन बाद में जब एड्स और उस सब का बात हुआ तब से सर वो करने लगे, और उसमें भी हीमोग्लोबिन शुरू से किया जाता था। हीमोग्लोबिन वाज वन ऑफ द प्राइमरी टेस्ट व्हिच हैड टू बी डन। सो आपको ब्लड ग्रुप पता लग जाता है, आपका हीमोग्लोबिन पता लग जाता है, फ्री आपकी जांच हो जाती है। जी। दूसरा, जैसे हमने पहले बात करी थी कि विटामिन B12 की कमी जो है, एक तो हम गोलियों के जो है टैबलेट्स के हिसाब से दे रहे हैं, दूसरा ये है क्योंकि हमें पता है कोई प्लांट सोर्स नहीं है इसका, वेजिटेबल सोर्स नहीं है, तो भारत सरकार की कुछ स्कीम्स जिसमें एक मुफ्त खाना मिलता है, जैसे कि आंगनवाड़ी सेंटर्स पे या मिड डे मील पे, तो अब ये भारत सरकार ने ये कंपलसरी कर दिया है कि इसमें जो भी खाना है वो फोर्टिफाइड हो आयरन और फोलिक एसिड से, ताकि जो बच्चों को खाना मिल रहा है उसमें भी उनको फोलिक एसिड और आयरन मिले, चाहे वो घर पे अगर खा पा रहे हैं या नहीं खा पा रहे, एटलीस्ट वो 1 या 2 मील जो भी उनको इनके थ्रू मिल रहा है उसमें उनको आयरन और फोलिक एसिड का जो है लाभ मिले फोर्टिफिकेशन से। तीसरा जो हमारा एक बहुत कॉमन कॉज है जो न्यूट्रिशन से अलग है, वो है एक मलेरिया है, दूसरा है थैलेसीमिया, और तीसरा हमारा फ्लोरोसिस जिसे कहते हैं, जब पानी में फ्लोराइड की कंटेंट बहुत ज़्यादा होती है, वो पानी पीने से बहुत लंबे समय तक भी एनीमिया हो जाता है। तो मलेरिया तो हमें पता है आपको कि मलेरिया के लिए भारत सरकार का नेशनल मलेरिया एराडिकेशन प्रोग्राम और एलिमिनेशन प्रोग्राम है, तो इसके तहत भी अब ये कंपलसरी है कि जो भी मलेरिया का जांच कराने आता है उसका एनीमिया का भी जांच होता है। तीसरा जो हम थैलेसीमिया कहते हैं, थैलेसीमिया के लिए स्क्रीनिंग के लिए भी प्रावधान है सरकारी अस्पताल में, करना होता है। जी बिल्कुल। तो थैलेसीमिया जब माइनर होते हैं, तो हमारे जो श्वेता जो सुन रहे हैं उनको ये जानना जरूरी है कि अगर वो थैलेसीमिया माइनर है, उनको पता है, तो थैलेसीमिया जब वो शादी करें या अपना लाइफ पार्टनर चूज करें तो ये इंश्योर करें कि दूसरा लाइफ पार्टनर जो है वो थैलेसीमिया माइनर ना हो, क्योंकि उसमें बच्चों को फिर थैलेसीमिया मेजर होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसमें फिर थैलेसीमिया मेजर, जैसे कि आपने कहा कि उसमें बार बार खून को चढ़ाना पड़ता है और बहुत ही टफ लाइफ होती है उसमें। तो अपना थैलेसीमिया स्टेटस सबको पता होना चाहिए, ठीक है। और जब भी आप शादी करें तब भी आप अपना लाइफ पार्टनर चूज करें तो उसका भी थैलेसीमिया स्टेटस आपको जानना बहुत जरूरी है। और थैलेसीमिया का भी जो इलाज है वो मुफ्त होता है सरकारी अस्पतालों में, उसके सारे जो ब्लड ट्रांसफ्यूशन या आयरन चिलेटिंग के जो दवाइयाँ होती हैं वो सब मुफ्त सरकारी अस्पताल में अवेलेबल है। इसके अलावा जो फ्लोरोसिस है, फ्लोरोसिस को भी मैनेज करने के लिए भारत सरकार जो है पानी में फ्लोरोसिस जो हाई फ्लोराइड एरियाज हैं, जो एरियाज जहाँ पर पानी पीने के पानी में फ्लोराइड का कंटेंट, या इंडिया के कुछ कौन सा किस पार्ट में ज्यादा ये इंडिया में ये हर जगह है, फिर भी कुछ एरियाज हैं जैसे दिल्ली के आसपास के एरियाज हैं, ठीक है, हरियाणा में फरीदाबाद है, ये सब बहुत सारे एरियाज हैं फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज्यादा है। क्योंकि ईस्टर्न यूपी और अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ आर्सेनिक कंटेंट
कंटेंट ज़्यादा है। तो इसमें भी काम चल रहा है, इसलिए भी और इस पे भी भारत सरकार कोशिश कर रही है कि पानी को कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाए जिससे फ्लोरोसिस का अंडरग्राउंड वाटर का ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो और जो भी पीने का पानी आता है हमारे घर में वो कॉर्पोरेशन के थ्रू वो जो है उसको हम वो ट्रीट करती है भारत सरकार या जो भी MCD या दिल्ली जल बोर्ड है या जो भी जल बोर्ड है आपके, तो उसके ट्रीटमेंट के कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिसमें फ्लोराइड कंटेंट उससे कम हो जाता है। तो ये भी एक हिदायत है कि आप सीधा जो बोरिंग का या ज़मीन का पानी जो है अंडरग्राउंड वाटर ना कंज्यूम करें, सिर्फ जो कॉर्पोरेशन से आपके यहाँ पानी है या जो पानी सप्लाई होता है चाहे वो टैंकर्स के थ्रू करती है कि MCD द्वारा जो पानी दिया जा रहा है उसको ही लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर कहीं कहीं ना सर MCD का पानी या जो नगर पालिका है दूसरे स्टेट्स में उनका पानी इतना खराब होता है कि उनको या तो बाहर से पानी खरीद के यूज करना पड़ता है या फिर वो अंडरग्राउंड वाटर पर ही डिपेंड करते हैं, तो उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स जाते हैं। बिल्कुल, तो इस पे भी अब भारत सरकार काम कर रही है और जो हमारा एक प्रोग्राम है जो फ्लोराइड कंट्रोल प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं उसको अब स्ट्रेंथन करके और ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी जल बोर्ड हैं या संस्थाएं जो पानी सप्लाई करती हैं वो इस पे ध्यान दे कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। और दूसरा कारण ये भी होता है कि जो हम बूस्टर पंप्स लगाते हैं अपने घरों पे, तो वो बहुत बड़ा कारण है जिसमें जो पाइप्स हैं जो सप्लाई होती हैं वो बूस्टर पंप के अगर हर घर में प्रेशर होगा तो पाइप जो है वो छोटी छोटी जगहों से फट जाती है, तो वो कंटेमिनेट होना शुरू हो जाती है। तो ये हमें भी ध्यान रखना है, एक हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन है कि हम बूस्टर पंप्स ना लगाएं, ठीक है। या और जो पानी की चोरी होती है जैसे पानी की पाइपलाइन से इलीगली पानी ले लेना, तो वो जो कनेक्शंस होते हैं वो सिक्योर नहीं होते हैं, उससे भी बहुत सारा कंटामिनेशन होता है। तो सरकार के साथ साथ हमारी भी एक एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये ड्यूटी बनती है कि हम लोग इन सब चीज़ों पे नाक देखें क्योंकि इससे हमारा ही हेल्थ खराब होती है, तो ये भी हमें ध्यान देना जरूरी है जी। और सर आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत ही बदल गया है अर्बन एरियाज में, लोग रात भर जागते हैं, दिन भर सो रहे हैं, काम ऐसा है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि लेथार्जी या इनएक्टिविटी भी हमारे लाइफस्टाइल में सेट इन हो चुकी है, तो ये जो हमारा लाइफस्टाइल जो चेंजेस हैं क्या इनकी वजह से भी कहीं ना कहीं हम अनीमिया से सफर करते हैं? कुछ है रिलेशन इसका? बिल्कुल, आपने सही कहा कि आजकल जो अर्बन एरियाज में कॉर्पोरेट कल्चर जो हमारा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और जो हमारा लाइफस्टाइल वर्किंग का है, जिसकी वजह से हमारा सोने का और खाने पीने का जो टाइम है वो बिल्कुल ही एबरेंट है, वो कुछ फिक्स नहीं है। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान हमारे खाने की हैबिट्स पे होता है और इसलिए हम रेडी टू ईट फूड्स पे बहुत ज्यादा फोकस है, प्रोसेस फूड पे हम जिसे कहते हैं जो जल्दी से अवेलेबल हो जाए। तो इसकी वजह से अब जैसे ये जो जो बर्गर है, चाउमीन है, ये सब चीजें जो हम लोग खाते हैं, मैगी है, ठीक है, तो ये सब चीजें जो हम लोग खाते हैं तो ये ऑब्वियसली न्यूट्रिशन इतना अच्छा नहीं दे सकती जो हमारा नेचुरल खाना है, जो खाना वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं वो देती हैं। तो इसलिए हमें इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए काम भी जरूरी है बट अपनी हेल्थ, हम तभी काम करते हैं अपनी हेल्थ के लिए। इंसान जो पैसा कमाता है वो अपने हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अगर हम उसका ध्यान नहीं देंगे तो फिर हम क्या फायदा इतना काम। सर बेसिकली देखा जाता है कि ना हम अपने खाने के लिए ही टाइम नहीं देते हैं, बाकी सब काम के लिए टाइम दे रहे होते हैं, तो हमें खाने के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और उसे बहुत सिस्टमेटिक ढंग से ही हमें यूज करें तो जी। और अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो आपके काम पे भी वो इफेक्ट करेगा। आप अपने जैसे आपने बोला लेथार्जी हो जाती है, थक जाते हैं, इंसान कंसंट्रेशन नहीं कर पाता, तो ये सब चीजें हैं, अगर आप ढंग से नहीं खाएंगे तो आपका काम भी सफर होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने खाने का अपने लिए कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटा निकाले दिन में 2-3 मील्स लेने के लिए और अच्छी मील्स। जैसे हम लोग दिल्ली से इधर आ रहे हैं नोएडा, तो मोस्टली लोग कार में उसमें बस ऐसे रैप किया, जन लाइट को टाइम मिला। मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। कई बार लोग मेट्रो में बैठ के खाते हैं, मतलब मुझे लगता है कि आप अगर, क्योंकि फूड के लिए भी तो कुछ सिक्रीशंस होते हैं, हार्मोन्स, डाइजेशन एंजाइम्स होते हैं, वो शायद उतना नहीं होते हैं, उसका भी एक हमारा लाइफस्टाइल में बिल्कुल। इसलिए आप देखिए हमारे इंडियन कल्चर में हमेशा कहा जाता है कि आप आराम से बैठ के खाना खाएं, ठीक है। तो उसका भी कुछ लॉजिक था, तो बिल्कुल लॉजिक है उसके पीछे कि जब आप जब खाना खा रहे हैं तो और जब आप खाना चबा रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन जो होता है वो बिल्कुल खाने पे होना चाहिए। अगर आप इधर उधर ध्यान देंगे, आपके अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग चीज़ों पे काम करते हैं, तो आपके बहुत सारे जो हार्मोन्स एक्टिव होंगे तो आपके जो खाने का अब्जॉर्प्शन है या न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन है वो उतना नहीं हो पाएगा। तो प्लस लेकिन हाँ, क्योंकि अगर मजबूरी है तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर खाने में गाड़ी से आ रहे हैं और आप बर्गर खा रहे हैं, इससे अच्छा आप एक मेथी वाला पराठा रोल करके खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है जी। ठीक है, अगर आपको खाना ही है तो बिल्कुल। और साथ ही साथ हम सोचते हैं कि हमने सारे न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में मिला लिए हैं, बट
ये देखना भी जरूरी है कि वो खाना कितना सेफ है, वो हाइजीनिकली प्रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, वरना तब भी हमारे अंदर ये अनीमिया, खून की कमी हो सकती है, चाहे कितना भी न्यूट्रिशन अपनी डाइट में हम इंक्लूड कर लें। हम बात करते हैं अब टारगेट की। कुछ ऐसी डेडलाइंस भी होंगी जो गवर्नमेंट ने सेट की होंगी कि हमें इस ईयर तक इस प्रॉब्लम को इतना कम करना है, या फिर हमें इतने जो बेनिफिशियरीज हैं उन तक ये सारी फैसिलिटीज पहुंचानी है। तो प्लीज उन डेडलाइंस के बारे में कुछ बताएं। तो जो हमारा अनीमिया मुक्त भारत का प्रोग्राम है, इसके तहत भारत सरकार का टारगेट है कि हमारे देश में जो 45 करोड़ कम से कम बच्चे बच्चियां और प्रेग्नेंट वीमेन और हैं जो, और किशोर किशोरियां हैं जो अनीमिया से ग्रसित हैं, तो उन तक हम पहुंचे। और कुछ टारगेट सेट किए हैं भारत सरकार ने जो 2022 तक उनका है कि हम उनको अचीव कर सकें अनीमिया मुक्त भारत बनाने के लिए। तो उसमें जैसे कि मैंने बताया कि 50% प्रेग्नेंट वुमेन जो है एनीमिया से हैं, तो ये टारगेट है कि 2022 तक हम इसको 32% तक ले आएं, तो 18% तक इसकी कमी लाएं। एडोलेसेंट गर्ल्स में मैंने 54% है, तो उसको हम 36% तक लाएं। बच्चों में जो 58% एनीमिया है उसको हम 40% तक लाएं। तो ये सब जो है क्या कहते हैं, ये टारगेट्स हैं भारत सरकार के। और इसका लाइव अगर आप डैशबोर्ड या इसका प्रोग्रेस देखना चाहें तो अनीमिया मुक्त भारत की वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं। वहां पर इसके से सारी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी, क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं। जो मैंने बताया वो सारी इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो मेरा अनुरोध है कि जो भी हमें सुन रहे हैं और वेबसाइट आप गूगल सर्च या अपना मोबाइल में भी जाके, बिल्कुल तो इसके बारे में आप पढ़ें, इसका आप डैशबोर्ड देखें तो आपको पता लगेगा कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है, क्या क्या काम हो रहा है। और अपने एरिया में जो हेल्थ वर्कर्स हैं उसके बारे में उनसे पूछें, और जितना आपके आसपास के लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, उनमें भी इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन स्प्रेड करें, उनमें अवेयरनेस जनरेट करें। जी बिल्कुल, जागरूकता होना बहुत जरूरी है, और ये हम सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम खुद तो इसके बारे में जाने ही, और अपने आसपास लोगों में, अपने आसपास के लोग जो हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन्हें भी हम अपडेट करें। लेकिन मैं एक आपसे बात पूछना चाहूंगी, जो हमारी माइग्रेंट पॉपुलेशन होती है, अक्सर हमने देखा है जो लेबर्स हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, ये लोग, इनके लिए तो इट्स लाइक कि उनको तो रोज कुआं खोदना है, रोज पानी निकालना है। तो इन लोगों तक कैसे ये सब चीजें, इन जो प्रोग्राम्स के जो बेनिफिट्स हैं वो पहुंचते हैं कि ये लोग भी इस तरीके की प्रॉब्लम से ग्रसित ना हो? तो हमारे भारत सरकार के अलग अलग प्रोग्राम्स में ये माइग्रेंट पॉपुलेशन और हाई रिस्क एरिया जो है ये चिन्हित रहते हैं, और ये अलग से इनकी एक लिस्ट और लाइन लिस्टिंग बनती है। तो और ये हिदायत दी जाती है हमारे हेल्थ वर्कर्स को कि स्पेशल फोकस इन पे जरूर रखें, इनको रीच आउट करें, इनसे जाके बात करें, इनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उनका सोल्यूशन उनको उस हिसाब से दें। तो और इनको इस रेडियो के माध्यम से मैं उनको भी बताना चाहूंगा, अगर कोई सुन रहा है, कि वो भी बिल्कुल झिझके ना कि वो दूसरे शहर में है या दूसरे गांव में जाके काम कर रहे हैं। देखिए, भारत सरकार सबके लिए काम कर रही है, ठीक है। जो प्रोग्राम्स है वो हेल्थ सबके लिए है, जो दवाइयां हैं वो सबके लिए है। तो वो आप जाके अपने जो आसपास की हेल्थ फैसिलिटी है उस पर जाके आप बात करें, पूछे जो आपके डाउट, अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो उनसे जाके शेयर करें, आपकी हेल्प जरूर की जाएगी, इतना मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ। आई थिंक दिल्ली में तो जो मोहल्ला क्लिनिक्स का भी एक नया कंसेप्ट आया है। हाँ, तो सर उसमें भी इस तरह बिल्कुल उसमें भी सब ये जांचें जो है एनीमिया की, और जो भी एनीमिया, जो सारे भारत सरकार के प्रोग्राम्स हैं वो सारे स्टेट्स जो है अलग अलग माध्यम से, उनके तरीके अलग हैं उसको आगे इम्प्लीमेंट करने के, बट बेसिक्स जो है वो भारत सरकार के प्रोग्राम्स का हर जगह सेम है। सर, जैसे आपने शुरू में बात की थी, तो सर क्या आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपने किसी को बात किया हो इसके बारे में, तो उसको आपने किस तरह से कन्विंस किया हो? कुछ उसमें उनको एरोगेंस रहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो आप उसको किस हद तक लेके गए थे? देखिए, मुझे याद है कि हाँ जी, मुझे एक किस्सा याद है कि मैं बिहार में एक फील्ड विजिट पे था, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पर जब हम एक सब सेंटर में गए, तो वहाँ से हम कुछ गांव में हमने बात करी, तो हम एक घर में गए जहाँ पर बिल्कुल एक नवजात शिशु था। तो हम वहाँ उनसे मिलने गए, तो हमने बोला कि आपने क्या कर रहे हैं उस बच्चे के लिए, ये वो करके। तो उन्होंने मैं बहुत हैरान था कि वो डेली वेज वर्कर थे, ठीक है। वो ठेके पे वो खेत में काम करते थे, तो उनको डेली मिलता था, बहुत गरीब लोग थे। बट उनके घर में एक डब्बा जिसमें जो बच्चों को दूध पिलाने का होता है पाउडर, जो कि बहुत महंगा आता है, ठीक है। वो मतलब शहर में भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट वो डब्बा और बहुत महंगी जो आयरन की दवाइयाँ जो उन्होंने प्राइवेट से खरीदी थी,
तो मैं देख के बहुत हैरान हुआ। मैं कहा आपका कितना खर्चा हुआ है इसके ऊपर? तो उन्होंने बोला करीब 2-3 हज़ार रुपये का हमारा खर्चा हुआ। तो मैंने कहा ये सब चीज़ें एक तो सबसे पहले जो है मुफ्त में अवेलेबल है सरकारी, और जो आप बच्चों को का डब्बे का दूध पिला रहे हैं तो ये किस लिए पिला रहे हैं? तो कहते ताकि बच्चे में ताकत आए। मैं कहा आप माँ का दूध पिलाइए, जितना माँ के दूध में आयरन है उतना आप डब्बे के दूध में आयरन में नहीं मिलेगा आपको। और दूसरा, आयरन के लिए आपको टैबलेट्स तो मिल ही रही हैं सरकारी उसमें। दूसरा, आप जो खाना खाते हैं उसमें भी अगर आप थोड़ा सा वो करें, आप साग खाएं या मूली के पत्ते और ये मेथी, तो ये सब चीज़ें, धनिया, ये सब जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ठीक है, तो अगर ये बहुत महंगी नहीं है और ये तो आपके खेतों में भी उगती होंगी, तो आप इनको भी खाएंगे तो आपको उतना ही आयरन मिलेगा जितना आप इतनी महंगी जो दवाइयाँ खा रहे हैं, ठीक है, जो आपको इतनी महंगी पड़ रही है। तो उनको समझाया हमने, उनको काउंसिल किया, एंड दे अंडरस्टूड। तो उन्होंने बोला कि हमें तो यही बताया जाता है और आसपास भी गांव में यही है कि अगर बच्चा पैदा हो तो ये तो एक लिस्ट होती है उनके पास जो उनको कोई बना के देता है कि ये चीज़ें तो ज़रूरी है, नहीं तो आपका बच्चा हेल्दी नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो मतलब हम रेगुलर खाना खाते हैं वो भी हमारे लिए बहुत, अगर हम अच्छे से बैलेंस डाइट खाएं तो वो अच्छा होता है। दूसरा, पहले 6 महीने के लिए बच्चे के लिए माँ का दूध जो होता है वो बिल्कुल सफिशिएंट होता है। अगर वो पिलाएंगे तो उसमें कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बच्चों में नहीं होती। बिल्कुल, तो ये भी बहुत जरूरी है। और आजकल तो हम बार ये टेलीविजन पे सुनते हैं एज एन एडवर्टाइजमेंट की जो पहला गाढ़ा दूध कोलेस्ट्रम होता है वो बहुत जरूरी है माँ का बच्चे को पिलाना। तो हम कह सकते हैं कि आपका फूड इनटेक अगर सही है, न्यूट्रिशियस खाना आप खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डिवॉर्मिंग पर ध्यान दे रहे हैं, रूटीन मेडिकल चेकअप्स में स्पेशली अनीमिया की जांच जो एक बहुत कॉमन चेकअप है वो हो रहा है, तो आप कभी भी इस प्रॉब्लम से ग्रसित नहीं हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने बताया था मलेरिया, थैलेसीमिया जैसे बीमारियों के लिए तो ये चेकअप्स पहले से किए ही जाते हैं। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि जितना भी हमारा सीजनल फूड है जी, जो भी उस समय जिस मौसम में अवेलेबल है, और जो आपके लोकल जो है जिस शहर में या जिस गांव में या जिस स्टेट में आप रहते हैं, उसके हर स्टेट की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। बिल्कुल। और उस मौसम में वो चीजें मिल रही, तो उसको आप जितना ज्यादा यूज करेंगे वो ज्यादा ही आपको हेल्दी करेगा। जैसे अगर सर्दी का सीजन देखें तो बहुत सारे पत्तेदार सब्जियां आती हैं, बहुत सारे, जैसे गाजर आएगा, बहुत होता है, मटर है आपकी, जी। तो इनको आप यूज करें। जरूरी नहीं है कि आपको टैबलेट ही लेना है, वो तो है, लेकिन आप नेचुरल भी फूड अगर लेते हैं, और शायद हमारे हम पहले बहुत, अगर 40-50 साल पहले देखें तो हम शायद नेचुरल फूड पर ही डिपेंडेंट थे, बिल्कुल प्रोसेस फूड पर उतना नहीं जाते थे, और उस समय का देखें तो हेल्दी थे वो लोग भी। लेकिन आज हमने अपना थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज किया, तो उसमें भी थोड़ा सा ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि हम अपने जो लक्ष्य है एनीमिया मुक्त भारत का वो पूरा कर पाएंगे। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मैंने किसी के मुझसे सुना था कि आपने खाने में जितने हो सकते हैं उतने कलर्स इंक्लूड कर लीजिए। कलर्स नेचुरल कलर्स, मटर है, बीटरूट है, गाजर है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, और गर्मियों में भी ऐसे कई नेचुरल फूड्स अवेलेबल हैं जिनसे आप अपने शरीर में खून की कमी को पूरा कर सकते हैं और अनीमिया से हमेशा बच सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट को, डॉक्टर आकाश मलिक, हु इज फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और साथ ही साथ मिस नीलम गुप्ता को, जो है सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन NIOS। थैंक यू सो मच, आप दोनों यहाँ आए और इतने अच्छे तरीके से, इतने मतलब लेमन टर्म्स में आपने हमें इसके बारे में बताया, सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स, उनकी जो भी गाइडलाइंस हैं उनके बारे में आपने चर्चा की। एंड आई एम श्योर कि ये प्रोग्राम जो स्पेशली हमारी कम्युनिटी मेंबर्स के लिए होता है, उन्होंने इसको बहुत ध्यान से सुना होगा और अब वो भी समझ गए होंगे कि कितना आसान है खुद को अनीमिया से मुक्त रख पाना। और अगर हर इंडिविजुअल ये एक कोशिश करेगा तो जल्द ही हमारा भारत देश अनीमिया मुक्त भारत बन जाएगा। थैंक यू सो मच।